मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए जब कोशिका विभाजित हो रही होती है तो ये स्वयं की प्रतिकृति करता है। यहाँ आवश्यक एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य करेंगे: हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर, एक्सोन्यूक्लियस और लाइगेज। डीएनए की स्ट्रक्चर से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होती हैं। ये जो स्ट्रैंड होती हैं ये शर्करा 5 कार्बन युक्त शर्करा व फॉस्फेट समूह से मिलकर बनी होती है, जबकि इसके जो स्टेप्स होते हैं वो नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं: प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन, जिसमें प्यूरीन जो होता है वो पिरिमिडीन के साथ बंध बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सी हमेशा जी से जुड़ेगा। सी मतलब साइटोसिन, जी मतलब गुआनिन, और इन दोनों के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जबकि एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है और इनके मध्य डबल बॉन्ड होते हैं। ये जुड़कर एक ऐसी ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनाता है और जब ये न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाते हैं तो ये बहुत ही अधिक कुंडलित व संगठित हो जाते हैं। अब जैसे ही हम कोशिका चक्र की जी प्रवस्था या एस प्रवस्था में प्रवेश करती हैं ये, तो यहाँ इस अवस्था में डीएनए में रेप्लिकेशन की क्रिया होती है। हम कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका चक्र में जो सेल साइकिल होती है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन एस प्रवस्था में होता है। उस कंडीशन में रेप्लिकेशन के लिए इसको खुलना होता है। इसकी जो ये ट्विस्टेड है इसको अकुंडलित होना होता है। अकुंडलित होने के लिए यहाँ, क्योंकि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, जिसको कि अर्धरूढ़िवादी प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो इसमें एक जो स्ट्रैंड होता है वो पुराना होता है और एक जो स्ट्रैंड होता है वो नया बनता है। और यहाँ जो काम आने वाला एंजाइम होता है वो टोपोआइसोमरेज होता है। ये एंजाइम डीएनए के जो कुंडलन है उसको खोलता है, जिसको ओवर बाइंडिंग कहते हैं या अंडर बाइंडिंग होता है, उसको खोलने का काम किया जाता है। डीएनए की प्रतिकृति की जो उत्पत्ति है वो एक विशिष्ट स्थान से होता है, उसको ओरी कहा जाता है या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस प्लेस पर ही हेलिकेज एंजाइम और टोपोआइसोमरेज द्वारा तो पूरा डीएनए को अनबाइंड कर दिया जाता है और हेलिकेज एंजाइम के द्वारा इस स्थान पे उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ दिए जाते हैं और इसी स्थान पर जो डीएनए या आरएनए प्राइमर आकर अटैच होता है और यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये जो, क्योंकि डीएनए का जो आकार है, जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है और रेप्लिकेशन बहुत थोड़े समय में हो जाता है, तो ये और ही जो स्थान है जहाँ से स्टार्ट होगा ये डीएनए के खंड के काफ़ी स्थानों पर पाया जाता है ताकि रेप्लिकेशन बहुत जल्दी हो जाए। डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम है जो कि डबल हेलिक्स को खोलता है और उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, क्योंकि जो डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और हमको दोनों स्ट्रैंड को अलग करना है। दोनों स्ट्रैंड जब अलग होंगी तभी वो टेम्पलेट की तरह काम करेगी और उसके पश्चात ही वो नए स्ट्रैंड वहाँ पर या नए नाइट्रोजन क्षारक आकर जुड़ते रहेंगे। एटीपी के हाइड्रोलाइज या एटीपी के उपयोग के द्वारा ही प्रत्येक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट जो हमें एंजाइम चाहिए वो है डीएनए प्राइमर। प्राइमर का काम होता है कहीं भी स्टार्ट करना, ठीक है। तो डीएनए प्राइमर या आरएनए प्राइमर एक ऐसा एंजाइम है जो कि बहुत कम नाइट्रोजन क्षारक युक्त संरचनाएं होती हैं और ये इनिशिएशन पॉइंट जहाँ होता है वहाँ पर अटैच हो जाती है। अटैच होने के बाद यहाँ से ये इसमें नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट और जो शुगर है वो जुड़ते जाते हैं
और ये जो प्रतिकृति की क्रिया है वो समाप्त होती है। तो डीएनए प्राइमर एक अन्य एंजाइम है जो डीएनए प्रतिकृति में महत्वपूर्ण है। आरएनए प्राइमर को संश्लेषित करता है जो डीएनए पॉलीमरेज के लिए किक स्टार्टर के रूप में काम करता है। डीएनए प्राइमेज एक एंजाइम है जो कि आरएनए प्राइमर को संश्लेषित करता है, क्योंकि ये एकल स्ट्रैंड युक्त संरचना है 10 नाइट्रोजन क्षारक से 10 या 100 नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बनी होती है और डीएनए पॉलीमरेज के लिए किक स्टार्टर के रूप में करता है, क्योंकि कहीं से इनिशिएशन होना बहुत आवश्यक है। तो जो इनिशिएशन होगा वो आरएनए प्राइमर के जुड़ने के बाद ही होगा और ये जो बनेगा वो डीएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा निर्मित होगा। ये एक डीएनए का स्टैंड है जिसमें कि एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन चुका है। रेप्लिकेशन फॉर्क उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ से ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य वो टूट चुके हैं और यहाँ ये आरएनए प्राइमर आकर अटैच हो गया है। ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है वो आरएनए प्राइमर है। जैसे ही अटैच होता है फिर जो नाइट्रोजन क्षारक है वो इससे जुड़ते जाते हैं और नई स्टैंड बनती जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो एक फिक्स पैटर्न पे होती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी स्टैंड से कैसे भी हो जाए, क्योंकि जो टेम्पलेट यूज़ में ली जाती है वो 5' to 3' डायरेक्शन होती है और जो नया बनने वाला स्टैंड होता है वो 5' से 3' डायरेक्शन की तरफ होता है। तो हम देखेंगे कि जो एरो का निशान है वो इस तरफ है और जो दूसरा स्टैंड है उसमें एरो का निशान इस तरफ है, क्योंकि यहाँ पर जो नई स्टैंड बन रही है वो भी 5' to 3' डायरेक्शन में बन रही है। चूँकि दोनों जो स्टैंड होती है एक दूसरे की पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल। जैसे ये 5' है तो यहाँ 3' होगा, यहाँ 3' है तो यहाँ 5' होगा। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में अब बात करते हैं। एंजाइम ये वह एंजाइम है जो अंततः डीएनए के लिए नए किस्म का निर्माण और विस्तार के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड को खोल देता है। यह टेम्पलेट से मिलान करने के लिए नए डीएनए को संश्लेषित करना शुरू करने में सक्षम है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि डीएनए पॉलीमरेज केवल 3' छोर तक मुक्त न्यूक्लियोटाइड जोड़कर प्राइमर का विस्तार करने में सक्षम है। यहाँ पर प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि जो रेप्लिकेशन की जो क्रिया है वो आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये इस वाले चित्र में हम देखते हैं कि ये एक स्टैंड है जिसमें कि 3' to 5' डायरेक्शन में 5 to 3' डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन की क्रिया कंटिन्यूस चलती जा रही है, क्योंकि उसका जो तीर का निशान है वो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है वो छोटे छोटे हमको खंडों में दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर इनको कंटिन्यूशन में जो स्पेस है वो नहीं है। इस वजह से जो दूसरे स्टैंड है वो डिसकंटिन्यू है। तो इन दोनों स्टैंड के नाम है, ये लीडिंग स्टैंड है जहाँ कंटिन्यूएशन में काम हो रहा है, और जहाँ छोटे छोटे खंडों में काम हो रहा है उसको लैगिंग स्टैंड कहा जाता है हमेशा। ठीक है, तो लैगिंग स्टैंड में ये क्योंकि ये जो संरचना है ये ओकाजाकी द्वारा देखी गई थी। जब छोटे छोटे खंडों में इस प्रकार से रेप्लिकेशन की क्रिया हो तो उनको ओकाजाकी खंड कहा जाता है। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है और ये डायरेक्शन है रेप्लिकेशन की। यहाँ पर ये रेप्लिकेशन फोक बताया जा रहा है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रक्रिया है यहाँ से स्टार्ट हो गई हो। ये बिल्कुल बीच पूरा इस तरह से संरचना होती है। यहाँ से आधा जो है कट करके बताया गया है, इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बताया गया है। यहाँ पर ये लीडिंग स्टैंड बता रखा है जिसमें ये कंटिन्यू है 5' to 3' डायरेक्शन में, ये प्राइमर है, और ये डिसकंटिन्यू है। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को बता रहा है। इनके स्टैंड के नाम है लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड। ये जितने भी एंजाइम हैं जो यहाँ काम आ रहे हैं उसको प्रदर्शित करता हुआ चित्र है। जैसे कि ये है हेलिकेज एंजाइम जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। यह है डीएनए पॉलीमरेज 3,
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये याद रखने वाली चीज़ है। डीएनए पॉलीमरेज जैसे अभी हमने पढ़ा था, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो ये थर्ड वाला है जो कि इलोंगेशन कर रहा है डीएनए में, नाइट्रोजन क्षारक को जोड़ता जा रहा है और बहुत स्पीडली काम हो रहा है ये जगह जगह यहाँ पर प्राइमेज लगे हुए हैं एंजाइम। ये प्राइमेज एंजाइम है जो कि प्राइमर का फॉर्मेशन करके ये प्राइमर यहाँ अटैच हो गया है। ये डीएनए पॉलीमरेज जैसे प्राइमर अटैच हो गया तो वो उसको नाइट्रोजन नए स्ट्रैंड को बनाने में काम कर रहा है। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, ये जो प्राइमर है उसको हटाता है, और क्योंकि यहाँ से जो प्राइमर है उसको हटाना बहुत आवश्यक है। तीसरा है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज द्वारा जो छोटे छोटे खंड बच गए हैं, क्योंकि एक ओकाजाकी खंड यहाँ है, एक ओकाजाकी खंड यहाँ है, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर डीएनए लाइगेज काम कर रहा है ताकि ये जो गैप है वो फिल हो जाए। डीएनए टेम्पलेट में से एक को 3-5' दिशा में पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ है कि नया स्टैंड जो है 5' से 3' दिशा में बनेगा। इस नए बने स्टैंड को लीडिंग स्टैंड के रूप में जाना जाता है। इस स्टैंड के साथ डीएनए प्राइमेज को केवल एक बार आरएनए प्राइमर को संश्लेषित करने की आवश्यकता होती है। शुरुआत में डीएनए पॉलीमरेज शुरू करने के लिए होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' दिशा में संश्लेषित करके टेम्पलेट 3' to 5' टेम्पलेट तक पढ़कर नए डीएनए स्टैंड का विस्तार करने में सक्षम है। ये वही एक्सटेंशन वाला, और जैसा कि मैं बता रही थी कि यहाँ से अगर इसको कट कर दिया जाए तो ये रेप्लिकेशन फोक दिखाई देगा, लेकिन ये पूरा कंटिन्यू इस तरह का बबल जैसी संरचना होती है जिसमें कि जो रेप्लिकेशन है वो इस प्रकार से चलता रहता है। इलोंगेशन नए डीएनए स्टैंड के विस्तार की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि प्रतिकृति के लिए कोई और डीएनए टेम्पलेट नहीं रह जाती या दो प्रतिकृति फॉर्क मिलते हैं और बाद में समाप्त हो जाते हैं। तो इलोंगेशन की जो क्रिया है जिसमें पर सेकंड 1000 नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते रहते हैं, बहुत स्पीडली होती है, जैसे यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। ये आगे की तरफ खुलता जाएगा और ये इलैंगेशन की जो क्रिया है वो चलती रहेगी। एक बार डीएनए संश्लेषण समाप्त हो जाने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि नई संश्लेषित किस्में बंधे और स्थिर हो। लैगिंग स्टैंड के संबंध में इसे प्राप्त करने के लिए दो एंजाइमों की आवश्यकता होती है। वो है आरएनएज एच। प्रत्येक ओकाजाकी टुकड़ों की शुरुआत में आरएनए प्राइमर को हटाता है। ये जो आरएनएज एच है, ये जो आरएनए प्राइमर है उसको हटाना बहुत आवश्यक है। और डीएनए लाइगेज एक पूर्ण स्टैंड बनाने के लिए एक साथ टुकड़ों को जोड़ता है। प्रतिकृति के दौरान डीएनए के दो अलग अलग किस्में अलग अलग तरीके से बनती हैं। लैगिंग स्टैंड की प्रतिकृति कांटे से दूर 3' to 5' की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, और लैगिंग स्टैंड का संश्लेषण को प्राइमर करने के लिए प्राइमेज की आवश्यकता होती है। प्राइमर को आरएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए के लैगिंग स्टैंड से जोड़ा जाता है। यह आरएनए प्राइमर लैगिंग स्टैंड का संश्लेषण को शुरू करता है, जबकि लैगिंग स्टैंड के अलग अलग टुकड़ों को ओकाजाकी टुकड़े कहा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लैगिंग स्टैंड के बंध या गठन के कारण प्रत्येक ओकाजाकी टुकड़ों को अपने स्वयं के अलग अलग आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। अंत में डीएनए लाइगेज ओकाजाकी अंशों को एक साथ मिलाने के लिए मौजूद डीएनए स्टैंड के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। वैकल्पिक रूप से प्रतिकृति के दौरान अग्रणी स्टैंड 5' to 3' दिशा में प्रतिकृति कांटे की ओर बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। यह है एक और डायग्राम जिसमें ये डीएनए का जो स्टैंड है वो यहाँ आगे से खुलता जाता है और ये दो स्टैंड जो हैं वो अलग होते जाते हैं। तो एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। यहाँ ये सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया है जिसमें जो एक स्टैंड है वो तो पुराना रहता है और एक स्टैंड जो होता है वो नया बनता रहता है। हमने सभी एंजाइम के बारे में पढ़ ही लिया है। यहाँ सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम जो कि इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। टोपोआइसोमरेज
जो कि इनके जो ट्विस्टेड होते हैं उनको हटाता है, जो ओवर बाइंडिंग होती है उनको हटाता है। एक और एंजाइम होते हैं सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, जैसे ही इसको खोला है, डीएनए के स्टैंड को खोला है, तो वो यहाँ आकर अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के पश्चात ये इसको ऐसे फोक जो कंडीशन है उसी को बना कर रखता है, ताकि ये वापस से बंधे ना। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एक स्टैंड होती है जो कि 3' to 5, 5' to 3' डायरेक्शन में जाएगी, वो तो कंटिन्यू बनती रहती है। लेकिन जो इस तरफ से जहाँ से कट रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उसमें छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। उन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं, और उनको लाइगेज एंजाइम के द्वारा वापस जोड़ दिया जाता है। थैंक यू।